सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा डीप में। हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगातार परिक्रमा लगाती है और उसे ऐसा करने में 365 दिन का समय लगता है। इसके साथ ही पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता है। इसमें उसे 27 दिन 7 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब यह तीनों पिंड चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं। इसमें एक स्थिति यह है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, किंतु यह ठीक एक सीधी रेखा पर नहीं होती है, बल्कि सीधी रेखा से थोड़ा हटकर होती है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और सीधी रेखा में न होने के कारण हमें पृथ्वी से यह चंद्रमा का पूरा प्रकाशित सतह दिखाई देती है। तब चांद हमें पूरा दिखाई देता है। इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इसमें पूरा चांद हमें दिखाई देता है। और दूसरी स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, लेकिन ठीक सीधी रेखा पर नहीं। इस स्थिति में सूर्य से चंद्रमा पर जो प्रकाश पड़ता है वह हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम पृथ्वी पर चंद्रमा के दूसरी तरफ हैं और इस कारण चंद्रमा हमें काला दिखाई देता है। इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या यानी काली रात होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में 15 दिन का अंतर होता है। महीने में 30 दिन होते हैं। 15 दिन बाद अमावस्या और फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा। यह क्रम लगातार चलता रहता है। पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है और अमावस्या को चांद रोशनी ना होने के कारण हमको काला दिखाई देता है। जब यह पिंड ठीक एक सीधी रेखा पर हो जाते हैं तब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब तेज प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो सामने की वस्तु हमको नहीं दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। देखिए, खगोलीय पिंड हम उनको कहते हैं जितनी भी चीजें हमको आसमान में दिखाई देती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड, धूमकेतु और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, या फिर कोई भी धात्विक या अधात्विक टुकड़ा अंतरिक्ष में जो होता है, उन सब को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा
परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, जिसको सप्त या ऋषि संत भी कहते हैं, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसको आप चित्र 1.1 में भी देख सकते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की क्रिया के कारण पृथ्वी, जो दिन के समय में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, रात में उसे परावर्तित भी करती है। इसमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी शामिल होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आगे आने वाली टेबल में, जिसमें हम सभी 8 ग्रहों को देखेंगे, उसके अंदर हम बाकी के अन्य ग्रहों के बारे में भी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यहाँ हम अपने सौर मंडल की बात कर रहे हैं। हालांकि अंतरिक्ष में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में बहुत सारे सौर मंडल भी हैं जो कि हमसे बहुत दूर हैं और हम उनको कई बार टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य के बारे में क्या आप जानते हैं? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ऐसा करने के लिए आप सिंपल सौर या सोल शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द हैं उनको आप देख सकते हैं नेट की सहायता से या किसी अन्य माध्यम से। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो एनसीईआरटी की तरफ से दी गई है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। M for Mercury, B for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn,
U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही हैं। देखिए यहाँ सूर्य के साथ 8 ग्रह हैं जो कि एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये सिर्फ सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहे हैं बल्कि ये अपने अक्ष पर यानी कि अपने एक्सिस पर भी एक घूर्णन कर रहे हैं जिसको हम परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की दिशा में जो पहला ग्रह है बुध है। बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन लगते हैं और इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 डेज यानी कि 59 दिन लगते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 255 दिन लगते हैं और यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है यानी कि 24 घंटे में। परिक्रमण में भी इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 4 साल जब पूरे हो जाते हैं तो 6 घंटों को जोड़ करके 24 घंटे के आधार पर 1 दिन बढ़ा हुआ मानते हुए फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और जिस साल ऐसा होता है उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं यानी कि लीप वर्ष। पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 है। पृथ्वी के बाद अगला जो ग्रह है वो है मंगल। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा कर लेता है। इसके चंद्रमाओं की संख्या 2 है और इसी क्रम में इसके बाद अगला नंबर आता है बृहस्पति ग्रह का। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है और इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। इसके चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53 है। अगला ग्रह है शनि। इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53 यानी कि 53 है। और इसी क्रम में अगला ग्रह है यूरेनस। यूरेनस ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 84 साल लगते हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। इसके चंद्रमाओं की संख्या लगभग 27 है। अगला ग्रह है नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में नेपच्यून को 164 साल लगते हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा की संख्या इसकी 13 है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार यानी कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है और इसकी जो शेप है वो भू-आब कहलाती है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी के वायुमंडल में अन्य गैसें भी मौजूद हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट मतलब 480 सेकंड,
जिसको हम 3 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 14 करोड़ 40 लाख, जिसको हम लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग मानते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे यानी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा के बारे में एक रोचक तथ्य है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके संबंध में आपको जानकारी दी गई है कि और कौन चंद्रमा पर भारत की तरफ से गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यानी कि इसकी पृथ्वी का चक्कर लगाने की गति और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने की गति एक समान है। यह अपने परिक्रमण में भी उतना ही समय लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। जब न्यारका थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक बड़े पिंड में बहुत सारे विस्फोट हो रहे थे, उस समय पर बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी निर्मित हुए। जिस प्रकार से बड़े पिंडों में पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य जैसी चीजें हैं, वहीं ये छोटे छोटे पिंड भी उसी समय उद्गम में आए। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड भी कहते हैं। देखिए, फर्क साफ है। क्षुद्र ग्रह मोस्टली जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।